हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसमें हम बीएससी 5th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की जो यूनिट फर्स्ट है उसे हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखेगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो फर्स्ट देखते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर पेपर, ये क्या है, केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है। पेपर का नाम क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी कार्बनिक रस संश्लेषण ए। जो कार्बनिक संश्लेषण बी है आप उसे बीएससी 6th सेमेस्टर में देखोगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है ये आपकी। इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स का रसायन। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, यानी एल्केन में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। तो इसमें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण होता क्या है। ये है आपका फर्स्ट टॉपिक, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक होते क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में हम देखते हैं इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत श्रृंखला या अचक्रीय, ठीक है, ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड। या सेकेंड है इसका समवृत श्रृंखला या चक्रीय यानी क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो हमारी जो अचक्रीय है उसे कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। और इसके चक्रीय को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, समचक्रीय और विषम चक्रीय। जो हमारा समचक्रीय है उसे कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये अचक्रीय होता क्या है। तो अचक्रीय देखते हैं पहले। देखिए ये अचक्रीय यौगिक है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और CH3 COOH या CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है, हमारे अचक्रीय कंपाउंड है। अचक्रीय का मतलब क्या होता है, उसमें रिंग नहीं पाई जाती, वो सिंपल एक लाइन में होते हैं। ठीक है, इसके क्या कहते हैं, अचक्रीय। तो अचक्रीय, ठीक है, अचक्रीय। और चक्रीय कैसे होते हैं, ऐसे ये जैसे बेंजीन है, ये क्या है, एक चक्रीय संरचना यानी एक चक्र के आकार की है। ठीक है, बेंजीन ये क्या है, चक्रीय। तो हमारा जो अचक्रीय है वो कितने भागों में बांटा, 3 में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो पहले देख लेते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी n की जगह 2, तो क्या आएगा फॉर्मूला C2H6, C2H2 × 2 + 2, तो क्या आएगा 6। तो इसका नाम बना एथीन। अगर n की जगह 3 रखेंगे तो प्रोपेन, 4 रखेंगे तो ब्यूटेन, ठीक है, 1 रखेंगे तो मैथीन। तो एल्कीन का फॉर्मूला कहता है CnH2n+1। तो इसकी जगह हम n की जगह 2 रखेंगे तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C3H7, यहाँ पे क्या रखा हमने 3 और यहाँ रखा 1। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो n की जगह क्या रखा हमने 2, तो C2H2 और यहाँ पे C3H4, यहाँ पे क्या रखा हमने 3। ठीक है, ये बना एसिटिलीन। ठीक है, तो हमने देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम साइक्लिक में 2 भागों में, समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो होमोसाइक्लिक देख लेते हैं पहले। होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय, ये है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक, देखो ये है होमोसाइक्लिक का रूल। तो 6 कार्बन परमाणु होंगे और 3 सिंगल बॉन्ड होंगे और 3 डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने कार्बन है, 6। तो कितने डबल बॉन्ड है, 3, और कितने सिंगल बॉन्ड है, 3। यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें क्या है, भी है बेंजीन, ये है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कैसा है, एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक क्या होता है, देखो हमने ये देखा एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के 2 भाग हैं। तो एरोमेटिक का मतलब और एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, देखो एरोमेटिक का मतलब ये हो गया जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, और एलिसाइक्लिक का मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे, उसे कहेंगे एलिसाइक्लिक। ठीक है, लास्ट बचा हमारा क्या, विषम चक्रीय यानी हेट्रोसाइकिल। हेट्रोसाइकिल का मतलब क्या होता है, देखो ये हेट्रोसाइकिल, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कितने भी हाइड्रोजन वो कितने भी सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं और कितने भी डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें कितने 4 सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड, इसमें कितने 2 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसमें कोई ये क्या है, सम मतलब एक जैसी संरचना दिख रही है, लेकिन इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक जैसी है, ये कहीं भी हो सकता है डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम है ना थायोफीन और ये फ्यूरीन। इसके एग्जाम्पल है किसके, हेट्रोसाइक्लिक के। तो ये सिंपल सा एक आपका इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स, यानी एल्केन में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। तो इसमें देख लेते हैं
इन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक कार्बन परमाणु, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन एटम भी कहते हैं इसे। दूसरा है द्वितीयक कार्बन परमाणु या सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। थर्ड है इसमें तृतीयक कार्बन परमाणु, टर्शरी कार्बन एटम या 3 डिग्री कार्बन एटम। फोर्थ है इसमें चतुर्थ कार्बन परमाणु, क्वाड्रेटरी कार्बन एटम या फिर 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, तो इन्हें अब विस्तार में देखते हैं कि एक एक के वो इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फर्स्ट है इसमें प्राथमिक कार्बन परमाणु। तो प्राथमिक कार्बन परमाणु की परिभाषा क्या होती है? वे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन परमाणु या प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं, या 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है? एक प्राथमिक कार्बन परमाणु का एग्जाम्पल है। कैसे है? देखो इसमें क्या कहा है, जो एल्केन, ये क्या है? एक एल्केन है, उसके कार्बन परमाणु किससे? केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। देखो ये वाला कार्बन परमाणु कितने से कार्बन से जुड़ा है? एक से जुड़ा है। इसमें हाइड्रोजन नहीं देखने हैं किसमें? कार्बन में। ठीक है, तो कार्बन परमाणु सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये क्या है? 1 डिग्री। और ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु है। ठीक है, इसे खोल के ऐसे लिख सकते हैं हम CH यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे और H3 यहाँ पे। तो ये क्या है? एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, और ये वाला भी क्या है? एक 1 डिग्री कार्बन परमाणु है। तो एग्जाम्पल देखो 1 डिग्री का बताया मैंने प्राथमिक कार्बन परमाणु का। आप द्वितीयक का भी ऐसे लिख सकते हैं, तृतीयक कार्बन परमाणु का भी, और कौन सा था हमारा? चतुर्थ कार्बन परमाणु का भी ऐसे ही परिभाषा लिख सकते हैं। उसमें क्या लिखोगे आप? वे एल्कीन जिनमें कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, उसे क्या कहेंगे हम? द्वितीयक कार्बन परमाणु। ठीक है, यानी सेकेंडरी कार्बन एटम कहेंगे। और थर्ड वाले में क्या लिख सकते हो? वे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। और चौथे वाले में क्या लिखोगे? वे एल्केन जिनमें कोई कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? हम टर्शरी कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, या 4 डिग्री कार्बन एटम। इसका एक एग्जाम्पल है, इसमें आप चारों कार्बन परमाणु के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। तो इसके देख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 नीचे CH3 और साइड में CH3। तो इसमें देखते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन परमाणु कौन कौन से हैं। तो पहले ये वाला देख लेते हैं। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? दो कार्बनों से, ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन परमाणु। और ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? 3 से, 1 2 और 3, तो ये क्या है? 3 डिग्री कार्बन परमाणु। और ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 2 3 4, तो ये क्या है? 4 डिग्री कार्बन परमाणु। ये वाला कौन सा कार्बन परमाणु होगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसलिए हम देख लेते हैं ये क्या है? एक मीथेन का फॉर्मूला है। मीथेन में क्या होता है? एक कार्बन परमाणु पे 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो ये वाला कार्बन परमाणु कैसा होगा? ये होगा 1 डिग्री कार्बन परमाणु। ठीक है, ये वाला भी जो एक से जुड़ा है वो भी एक 1 डिग्री, और जो जिसके साथ कोई भी कार्बन परमाणु नहीं जुड़ रहा वो भी क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन परमाणु होगा। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 3 भागों में वर्गीकृत है। पहला है प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा है द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु, तीसरा है तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु। तो इसे कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी, टर्शरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फर्स्ट देख लेते हैं प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु। वे एल्केन जिनमें कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु या प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे हमने ऊपर देखा मीथेन का फॉर्मूला, C के ऊपर 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है? जो वे एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु यानी कोई भी हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, तो ये हमारा क्या है? ये वाला जो कार्बन है हमारा वो कैसा है? 1 डिग्री कार्बन परमाणु है। कैसे है? मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये सारे जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ रहे हैं? 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ रहे हैं। तो ये भी क्या हो गए? 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहे हैं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री से जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH, ऊपर CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 CH3 CH3। तो ये वाला हमने पहले इस पे एरो लगाया था, अब की बार हमने हाइड्रोजन पे एरो लगाया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या था? 1 डिग्री कार्बन परमाणु था। तो 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है तो ये क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। और ये कार्बन परमाणु कौन सा है? 2 डिग्री, तो ये क्या होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या होगा? 3 डिग्री। ये क्या होगा? ये वाले ये तो है ही 4 डिग्री कार्बन परमाणु, लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है, इनके साथ जुड़ रहा है। ये कितने से जुड़ रहा है? 1 से जुड़ रहा है ये वाला, तो ये क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये वाला मैंने ऊपर पूछा,
ये कौन सा कार्बन परमाणु होगा, 1 डिग्री कार्बन परमाणु, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो एक से जुड़ रहा है तो ये वाला हाइड्रोजन भी किससे कितना होगा, 1 डिग्री होगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, देखो मैथेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे ये सारे, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से जो जुड़ेगा उसे कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन बनाने की विधियाँ। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट है इसमें एल्कीन व एल्काइन पर हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा, यानी एल्कीन और एल्काइन पर जब हम हाइड्रोजन की क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, हमारे एल्केन बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, एथीन और एथाइन की क्रिया H2 के साथ Na की उपस्थिति में करने पर एथेन और एथीन प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने एल्कीन की जगह क्या लिया, एथीन, और एल्काइन का फॉर्म क्या लिया हमने, एग्जाम्पल एथाइन। तो इन दोनों को जब हम किससे क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे, किसकी, Na की उपस्थिति में करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होंगे, एथेन। ठीक है, तो देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इस एथीन का फॉर्मूला। एथीन लिया हमने, पहले एथीन से क्रिया करेंगे हाइड्रोजन के साथ, फिर एथाइन की क्रिया करेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो एथीन की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे Na की उपस्थिति में। जब ये इससे क्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कैसे बना, ये जो हाइड्रोजन है इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 2। तो यहाँ पे एक, ये जो बॉन्ड टूटेगा ये वाला, उससे एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये बनेगा CH3। यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, ये बना एथेन। ठीक है, ऐसी एथाइन के साथ क्रिया होगी हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना एथीन। ये हमारा एथीन बन गया। अब ये वाली अभी क्रिया फिर से रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर से H2 के साथ क्रिया करके Na की उपस्थिति में ये बना लेगा एथीन। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड है इसमें वोटर्स अभिक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में बने विलयन को सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो पहले हमने देखा एल्कीन और एल्काइन से। ठीक है, अब देखते हैं वोटर्स अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम एल्किल हैलाइड से बनाएंगे क्या, एथेन, एल्केन यानी। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, हमारे एल्किल का मतलब होता है हमारा R समूह और हैलाइड का मतलब होता है हमारा X समूह। R का मतलब क्या होता है, हम इसकी जगह CH3 CH2H5, ठीक है, ये सब रख सकते हैं, और X की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब रख सकते हैं। तो हमने लिखा जब एल्किल हैलाइड की हम क्रिया करते हैं किसके, शुष्क ईथर की, ड्राई ईथर की उपस्थिति में किससे बने विलयन को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। तो हमने यहाँ पे एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये RX, ये RX। ठीक है, सोडियम से क्रिया करें तो क्या बनेगा, ये वाला जो कंपाउंड है ये सारा बाहर निकल जाएगा, 2NaX बन जाएगा, 2NaX, यहाँ पे X कितने 2, यहाँ पे भी कितने 2, तो ये R दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये बनेंगे एल्केन। तो R की जगह हमने रखा CH3 या C2H5, हम कुछ भी रख सकते हैं, और X की जगह रखा हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं एक। तो फर्स्ट बना हमने R की जगह CH3 रखा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Br मैथिल ब्रोमाइड, इसका नाम बना मैथिल ब्रोमाइड, प्लस 2Na और यहाँ पे BrCH3। तो ये सारा निकल गया यहाँ से, तो क्या बना 2NaBr प्लस CH3, ये वाला CH3 जुड़ गया, ये बना एथीन। अब हम दूसरे में रखेंगे C2H5। तो C2H5 में क्या रखेंगे, हम Cl लेंगे X की जगह, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, प्लस 2Na और यहाँ पे भी Cl रखेंगे C2H5। जब ये दोनों, ये वाला यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 2NaCl और यहाँ पे बचा C2H5, ये बना ब्यूटेन का फॉर्मूला है। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 कार्बन परमाणु है, 2 ये, ठीक है, ब्यूटेन। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, फ्रैकलैंड या फ्रैकलैंड की बनाने की विधि के द्वारा, यानी फ्रैकलैंड विधि के द्वारा हम एल्कीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये जो नेमिंग रिएक्शन होती हैं, जैसे फ्रैकलैंड होगी, ऊपर वाली वोटर्स अभिक्रिया होगी, ये वाली इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर नेमिंग रिएक्शन ही पूछी जाती है। तो इसके अगर आप इसकी डेफिनेशन भी ना लिखें, सिर्फ रिएक्शन लिख दे तो आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, फ्रैकलैंड देख लेते हैं। फ्रैकलैंड के द्वारा हम कैसे बनाते हैं, हम एल्कीन। जब एल्किल हैलाइड के ईथर में बने विलयन को जिंक के साथ गर्म करते हैं, तो ये एज इट इज ऊपर वोटर्स अभिक्रिया की तरह है, लेकिन हमने यहाँ पे सोडियम लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे, हम जिंक लेंगे, जिंक। ठीक है, सेम एज इट इज है, यहाँ पे Na लिया था, यहाँ पे हम लेंगे जिंक। तो देखते हैं आगे। देखो इसमें भी ऐसी होगा, हमने लिया एल्किल हैलाइड और यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड के 2 अणु हैं। पहले हमने लिया यहाँ पे जिंक, पिछली बार हमने क्या लिया था, सोडियम के 2 परमाणु लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, हम एक ही लेंगे। ठीक है, आगे बताऊँगी कैसे लेंगे। ठीक है, आर जब ये फिर से ऐसे बाहर निकल जाएगा, यहाँ बनेगा R और यहाँ बचेगा ZnX2। पता चला क्यों लिया था हमने Zn1, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, Zn पे क्या होता है,
2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और x पे 1 नेगेटिव, ठीक है। तो Zn2 यहाँ पे आ जाएगा और x 1 यहाँ पे, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस Zn Br CH3, तो हमने R की जगह क्या लिया CH3 और x की जगह लिया हमने Br, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा Zn Br2 और यहाँ बना CH3 ये बना एथीन, ये बना जिंक ब्रोमाइड। फोर्थ इसमें कोल्बे की विद्युत अपघटनीय विधि, ये भी एक नेमिक रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर इंपॉर्टेंट डाल देती हूँ, ठीक है। कोल्बे की विद्युत अपघटनीय विधि यानी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होते हैं। तो हम क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम सोडियम और पोटेशियम लवण का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे एनोड पर, तो क्या प्राप्त हो गया हमें एल्केन। हमें एल्केन ही तो प्राप्त करने हैं, उसकी तो हम बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें 2RCOONA, तो हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO क्या होता है, COONH H होता है। तो H की जगह हमने क्या लिया, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम लवण लिया, तो H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो सोडियम जब हम किससे विद्युत अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया है, ठीक है, H2 से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे R2 ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ये बना एल्केन। और यहाँ पे COO है तो CO2 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अगर यहाँ पे CO2 इधर होता तो यहाँ पे क्या नहीं बनता, COO, ठीक है। यहाँ पे भी आपको COO दिखे, यहाँ पे आप CO2 बाहर निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा फिर हमारा 2Na बचा और OH बचा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बची H2, ठीक है। ये अभिक्रिया है। अगर हम इसकी जगह क्या रखें, R की जगह CH3 रख लिया हमने, R की जगह CH3 COONA प्लस 2H2 एज इट इज साइक्लो इलेक्ट्रोलाइटिक, ये बना सोडियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला है, इसका नाम है CH3 COONA का नाम सोडियम एसीटेट। जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पे क्या है CO2 बाहर निकल गया, यहाँ पर NaOH, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने 2 और ये 2 4, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, तो देख लेते हैं। पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, हम एल्केन बनाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से। तो इसमें देख लेते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। तो RX ये क्या है, हमारे एल्किल हैलाइड है, किससे क्रिया करेंगे, Mg से क्रिया करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका फॉर्मूला होता है RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद कर लेना RMgX। तो RMgX ये जुड़िए, ठीक है। तो R का मतलब क्या है, कोई भी एल्किल मूलक, हमने ऊपर पढ़ाई है। X का मतलब क्या है, हमारे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन हो सकते हैं। तो हमने क्या रखा, R की जगह CH3 रख लिया, H की जगह Br, आप कुछ भी रख सकते हो। Mg रख लिया ड्राई ईथर, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बनेंगे CH3 Mg Br, ये बना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्केन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हर उस यौगिक से क्रिया कर सकता है जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन होता है। सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो CH3 Mg Br ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3 Mg Br, जब ये अब वाटर से क्रिया करेगा, इसमें क्या है, एक सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु है यानी H पॉजिटिव आयन है। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे CH3 क्या है नेगेटिव और Mg पे क्या होता है, Mg Br पे पॉजिटिव। तो CH3 H से क्रिया कर लेगा तो बनाएगा CH4, ये बना मैथेन। और ये हमें क्या बचा Mg Br, तो Mg Br और OH, यहाँ पे OH बचा, ठीक है, Mg और OH और यहाँ पे Br। अगर सेकंड देख लेते हैं हम, CH3 की जगह क्या रख लेंगे, C2H5 Mg Br, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, प्लस C2H5OH। हमने यहाँ पे क्या रखा, पहले H रखा था, यहाँ पे अभी क्या रखा C2H5OH। जब ये इसी क्रिया कर लेगा तो यहाँ पे बनेगा C2H5 और यहाँ पे H, ठीक है, ये वाला H, ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और C2H5 नेगेटिव, ठीक है, ऐसे टूटेगा ये अपने आयनों में। तो H जो पॉजिटिव है वो इससे क्रिया कर लेगा, C2H6 बना लेगा और यहाँ पे क्या बचा, C2H5O बचा और यहाँ पे Mg Br। तो Mg Br यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ आके जुड़ गया। 6 देखते हैं, इसमें ROH यानी अल्कोहल के अपचयन द्वारा क्या बना लेते हैं हम, एल्केन। तो अल्कोहल को HI को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनाते हैं, हमारे एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन
ये तो बनाने हैं हमें, क्योंकि इसका ही हम बनाने की विधियाँ देख रहे हैं। ROH यानी अल्कोहल की अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हम हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेंगे किसके, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये वाले जो 2 H हैं वो क्या आ जाएंगे, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, RH, ये RH बन गया और यहाँ पे क्या बना, H2O बन गया। तो H2O बाहर निकल गया, यहाँ पे कितने बचे, 2, तो I2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो R की जगह हम रख लेंगे CH3 और या फिर C2H5। तो CH3 रखेंगे पहले, तो R की जगह CH3 OH 2HI और रेड फास्फोरस गर्म करेंगे और यहाँ पे क्या है CH3 और एक H जुट के गया बना रहेगा CH4, ये बना मैथेन। प्लस यहाँ पे देखो एक H इधर, एक H इधर, तो CH4 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया H2O। तो यहाँ पे कितने बचे, 2 H तो इधर चले गई, यहाँ पे बचे सिर्फ 2 I, तो I2। अब यहाँ रख लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस 2HI, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ये बना एथिल अल्कोहल। जब इसकी क्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा C2H5 और एक हाइड्रोजन C2H6 और यहाँ बना H2O और I2, सेम एज इट इज ऊपर की तरह। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें 7th वुल्फ किशनर अपचयन द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिनेमिक रिएक्शन है क्योंकि कीटोन को हाइड्रोजन के साथ C2H5ONA की उपस्थिति में क्रिया करने पर क्या प्राप्त होते हैं, हमारे एल्केन बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे कीटोन है उसके साथ हम किसके हाइड्रोजन की क्रिया करेंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो C2H5ONA की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो ये क्या हमारे एल्किल हैलाइड है और RC डबल बॉन्ड O प्लस NH2 किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का हम किसी C2H5ONA की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तब क्या प्राप्त होंगे, हमारे एल्केन प्राप्त होंगे। तो कैसे होंगे, जब ये इसकी क्रिया करेगा तो RCH2 सिंगल बॉन्ड R, तो ये R2 और ये C और ये वाला H। ठीक है, यहाँ क्या जुड़ जाएगा और ये O इसके साथ आके जुड़ जाएगा, इसके साथ H के साथ, तो H2 बना लेंगे H2O और यहाँ बचेगी 2 N2। ठीक है, तो हम देख लेते हैं R की जगह क्या रख लेंगे, हम H रख लेंगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ और यहाँ पे R की जगह H आ जाएंगे। ठीक है, एज इट इज़, ये बना हमारे मैथेन। अगर हम एक हाइड्रोजन की जगह CH3 रखेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एसिटल्डिहाइड बनेगा। ये हमारा ये फॉर्मूला किसका है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का। अगर हम यहाँ पे CH3 रखेंगे एक हाइड्रोजन की जगह तो बनेगा हमारा एसिटल्डिहाइड, और अगर हम दोनों हाइड्रोजन की जगह CH3 रखेंगे, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3, तो वो बनेगा हमारा एसीटोन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं यानी एल्केन्स के भौतिक गुण। तो भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट देख लेते हैं पहले। फर्स्ट है इसमें C1 से C4 तक के सभी एल्केन रंगहीन, गंधहीन व गैस होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कार्बन परमाणु हमारे संख्या 1 से लेकर कार्बन परमाणु 4 तक की श्रृंखला होती है, उसमें क्या होता है, वे क्या होते हैं, सारे एल्केन्स रंगीन होते हैं, गंधहीन और गैस होते हैं। ठीक है, उसमें ना ही रंग होता है ना ही गंध होती है और क्या होते हैं, गैस होते हैं। और जो कार्बन परमाणु 5 से लेकर 17 तक की जो श्रृंखलाएँ होती हैं वे क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं यानी उनमें कोई रंग नहीं होता, वाष्पशील यानी वाष्प बन जाते हैं और क्या होते हैं, द्रव होते हैं। थर्ड है इसमें उच्च सदस्य वाले एल्केन रंगहीन ठोस होते हैं। तो इसमें क्या है, जो कार्बन परमाणु 17 से ऊपर यानी 18 से लेकर अनंत तक क्या होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। तो इसे सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि 1 से 4 तक क्या होते हैं, रंगहीन गंधहीन गैस होते हैं। 5 से लेकर 17 तक रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। 17 से उच्च तक क्या होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले गैस फिर द्रव फिर ठोस, सारे रंगहीन, ये गंधहीन है और ये वाष्पशील है। सेकंड देख ले इसका क्वथनांक, इसका एल्केन्स का क्वथनांक देख लेते हैं। एल्केन्स का क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो हमारा जो एल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किससे, कार्बन एटम की संख्या से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी इसके समानुपाती होता है। एल्केन्स का अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो कार्बन एटम की संख्या भी बढ़ेगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो इसका एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस ताप पर वह उबलने लगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, मैथेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, और इसमें कितनी, 3, इसमें 1 होगी, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा कार्बन परमाणु इसमें 5, तो इसकी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो एन हमने यहाँ पे क्यों लगाया है, नियो, मतलब यहाँ पे नियो का मतलब होता है ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल श्रृंखला है। और यहाँ पे क्या है,
ये भी एक नॉर्मल श्रृंखला है। एन का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब सीधी, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु, सीधा ऐसे ऐसे जुड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन की बात की जा रही है। तो एन एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसके वान डेर वाल्स बल के समानुपाती और पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स बढ़ेगा, वान डेर वाल्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं वान डेर वाल्स बल बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा और ये भी घटेगा। यदि एल्केन्स में कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, देखिए बॉइलिंग पॉइंट इसके शाखाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो शाखाओं की संख्या घटेगी, यानी शाखाओं की संख्या देख लेते हैं, अगर बढ़ेगी तो क्या होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। देखो इसमें देख लेते हैं कार्बन परमाणु कितने 5, इसमें भी कितने 5, इसमें भी कितने कार्बन परमाणु 5। तो इसमें क्या है श्रृंखला एक भी नहीं है, तो ये क्या है नॉर्मल, इसमें क्या है एक कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, तो इसे आइसो, और यहाँ पे कितनी है बहुत सारे, तो इसे न्यू। तो इसमें क्या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन परमाणु इसका सिंपल वाली का, यानी इसमें शाखाओं की संख्या कम है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, ये जो निशान लगा हुआ बॉइलिंग पॉइंट का है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे अधिक है, फिर इसमें है, फिर सबसे कम इसमें है, क्योंकि इसमें क्या है शाखाएं ज़्यादा हैं, जिसमें शाखाएं ज़्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है इसका भौतिक गुण, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्केनों का गलनांक उनके अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो एल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, अणुभार के यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम के क्या होता है साथ बढ़ता है, यानी इसके समानुपाती होता है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। बट सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो विषम कार्बन परमाणु एल्केन से क्या होता है अधिक होता है। तो हमारे सम कौन से होते हैं, जो दो नंबर से कट जाते हैं, देखिए तो उसका क्या होगा ज़्यादा होगा। C1 और C2 में क्या होता है, ये 2 क्या है हमारा सम है और ये क्या है विषम, तो सम का ज़्यादा होगा किससे, विषम से। इसमें 2 में और 3 में सम क्या है 2, तो इसका ज़्यादा होगा 3 से। इसमें और इसमें कौन सा सम है 4, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा ये वाला वर्ड, ठीक है। तो ये क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, इसका। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, इसका। जिसका सम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सम कार्बन एटम वाले एल्केन में अधिक निबिड़ संकुल होता है। निबिड़ संकुल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी बॉक्स में कुछ रखा, उल्टा सीधा ऐसे ही रख दिया, उसमें थोड़ी सी जगह बच गई, ठीक है। तो अगर आपको इसका ठीक से उसमें और चीज़ रखनी है तो आप उसे हिलाओगे तो वो थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाएगी उसका सामान, तो उसे क्या कहेंगे, उसमें निबिड़ संकुलन आ गया, यानी वो व्यवस्थित हो गई। निबिड़ संकुलन यानी भरा भरा, ठीक है। तो उसमें और भी चीज़ आ सकती है तो उसे कहेंगे निबिड़ संकुलन यानी व्यवस्थित। 4 देखते हैं इसमें विलेयता यानी सोल्यूबिलिटी, यानी विलेयता देखते हैं। एल्केन अध्रुवीय होते हैं, अतः ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। अध्रुवीय विलायक, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे C6H6 CCl4 पेट्रोलियम ईथर और एटसेट्रा। ये क्या है अध्रुवीय विलायक, इनमें क्या होता है एल्केन विलेय होते हैं, यानी इसमें घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं इसमें, परंतु ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते। जैसे H2 और ROH में क्या है एल्केन नहीं घुलेंगे। 5th है इसमें घनत्व यानी डेंसिटी। फर्स्ट है इसमें एल्केन जल से हल्के होते हैं, मतलब क्या है, जो हमारे एल्केन होते हैं वो जल से हल्के होते हैं, वो उस पर तैर जाएंगे। सेकंड है इसमें एल्केन्स का घनत्व उनके अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है। जो हमारे एल्केन्स है उनका क्या होता है, अगर एल्केन्स का घनत्व बढ़ेगा तो अणुभार भी बढ़ेगा, ठीक है, इसके समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, यानी एल्केन के रासायनिक गुण देखते हैं हमने क्या देखे, भौतिक गुण देख लिए, उसके बनाने की विधि देख ली, अब देखेंगे हम उसके रासायनिक गुण। तो फर्स्ट है इसमें एल्केन CH4 C2H6 C3H8, ये क्या है हमारे एल्केन है कि रासायनिक क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ये क्या है लो केमिकल रिएक्टिविटी वाले होते हैं। तो CH4 ये क्या है, इसमें क्या होता है 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अगर इसमें नो पाई बॉन्ड यानी इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो ये क्या होंगे वीक होंगे, और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इसमें सिग्मा बॉन्ड है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है तो ये क्या होंगे हमारे वीक। ये हमारे CH4 C2H6 C3H8 ये क्या है हमारे कम क्रियाशील है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन, ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये क्या हमारे 2 प्रकार के बॉन्ड है। तो थर्ड है इसमें इन पर एसिड बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उच्च ताप पर ये ऑक्सीजन क्लोरीन से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे जो हमारे एल्केन है वो एसिड बेस से तो क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और क्लोरीन से क्रिया कर लेते हैं।
फोर्थ इसमें एल्केन की कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं, तो इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हमने देखा A, B, ये क्या हमारे एक हमने लिया अभिकारक है, तो ये C से क्रिया करेंगे। इस पर क्या है, एक लोन ये क्या है हमारा फ्री रेडिकल, ठीक है। लोन पेयर तो क्या होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक है, तो ये क्या हमारा फ्री रेडिकल। तो सी पे क्या है, फ्री रेडिकल। जब इसके प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो बी की जगह क्या आ जाएगा, सी, और सी की जगह बी। तो यहाँ पे आ गया बी के ऊपर फ्री रेडिकल और यहाँ पे सी आके जुड़ गया। ये हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरा आ जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल। पहला है हैलोजनीकरण यानी हैलोजिनेशन। जब एल्केन पर हैलोजन यानी क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश या यूवी लाइट या उत्प्रेरक या हाई टेम्परेचर पर होती है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके प्रतिस्थापित होते जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं। तो हम देखेंगे एल्केन की हम क्रिया कराएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन से, किसकी, या तो यूवी लाइट की उपस्थिति में या हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, या उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो क्या होगा हमारे हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके प्रतिस्थापित हो जाएंगे और इस क्रिया को कहेंगे हम हैलोजनीकरण। तो एग्जांपल देख रहे हैं, मैथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे हम। तो मैथेन का क्लोरीनीकरण कैसे होता है, यह है मैथेन का क्लोरीनीकरण। तो मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 मैथेन, और जब इसी क्लोरीन से Cl2 से क्रिया करेंगे HV यानी यूवी यानी प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, जब ये Cl इससे क्रिया करेगा तो यहाँ बना लेगा CS, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, Cl से क्रिया करके HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचा एक Cl, तो इससे जुड़ जाएगा, ये बना CH3Cl, ये बना मोनोक्लोरोमैथेन, ठीक है। मोनो एक है, मोनोक्लोरोमैथेन। तो फिर से क्लोरीन से क्रिया करेंगे, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था पीछे, एक एक करके हाइड्रोजन निकलेंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3, तो 3 बार और रिएक्शन होगी। तो एक बार यहाँ पे होगी Cl से क्रिया करेगा, तो फिर से यहाँ पे C और ये HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ बनेगा CH2Cl2, ये बना डाइक्लोरोमैथेन। फिर से Cl से क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर से HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा CHCl3, ये बना ट्राइक्लोरोमैथेन। ये इसका IUPAC नाम और इसका सामान्य नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। जब ये फिर से Cl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, फिर से HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा CCl4, ये बना टेट्राक्लोरोमैथेन। इसका ये IUPAC नाम और ये क्या है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सामान्य नाम। नोट देख लेते हैं एक Z2 की क्रियाशीलता का क्रम, यानी Z2 का मतलब क्या होता है, हमारे हैलाइड। तो F2Cl2 Br2 I2 में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। सबसे कम कौन सा होता है, आयोडीन। तो नोट देख लेते हैं एल्केन के हाइड्रोजन एटम की क्रियाशीलता का क्रम। तो जो हमारे हमने पीछे पढ़ा, ये क्या पढ़ा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है और 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम क्रियाशील होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था उसका CH3 CH CH3 C CH3 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 CH3। तो इसमें क्या है, ये वाला कार्बन परमाणु क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन परमाणु है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं, ठीक है। मैथेन का देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म से चेन इनिटिएशन, पहला स्टेप है इसका चेन इनिटिएशन यानी श्रृंखला का प्रारंभन। तो क्लोरीन, ये जो हमारे क्लोरीन है उसका जो बॉन्ड होता है उसमें दो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बना होमोलाइटिफिकेशन, ठीक है। ये किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, क्लोरीन के 2 परमाणु अलग अलग हो जाएंगे और क्या बनेगा इस पर, फ्री रेडिकल। चैन प्रोपगेशन देख लेते, श्रृंखला का संचरण। तो CH3H लेंगे, यानी हमने क्या लिया, मैथेन। तो मैथेन का हम क्लोरीनीकरण कर रहे हैं तो क्लोरीन से क्रिया करेंगे, तो CH यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ बना CH3, फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ बना CH, यहाँ क्या बना HCl, ठीक है। थर्ड स्टेप है इसमें चेन टर्मिनेशन यानी श्रृंखला का समापन। श्रृंखला का समापन कैसे होता है, जो हमारे क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल है वे एक दूसरे से क्रिया करके Cl2 बना लेते हैं और CH3 जो है ये CH से क्रिया करके CH3Cl बना लेता है और CH3 से क्रिया करके वे बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण देख लेते हैं होता क्या है, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे नाइट्रेशन।
तो एल्केन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ कराने पर क्या होता है, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, एल्केनों का नाइट्रीकरण कहलाता है। तो देख लेते हैं, जो हमारा HNO3 है यानी हमारा नाइट्रिक अम्ल है उसे कैसे लिख सकते हैं हम, OH सिंगल बॉन्ड NO2, वो H सिंगल बॉन्ड NO2। इसे हम ऐसे ही पे आपको ये अभिक्रिया आसान लगे इसलिए लिखवाया, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड H, तो इसमें क्या क्या है नाइट्रेशन में, तो पहले एल्केन लेंगे, उसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारे एल्केन प्राप्त होंगे, ठीक है। तो CH3 मैथेन, वो किसी क्रिया कराएंगे नाइट्रिक एसिड से यानी HNO3, इसे हम लिख दिया HONO2। तो जब ये दोनों बाहर निकल जाएंगे क्या बना लेंगे H2, और यहाँ पे क्या बचा CH3NO2। CH3NO2 ऐसे लिखने से आपका ये जो है रिएक्शन इजी हो जाएगी CH3 समझने में। CH3 सिंगल बॉन्ड NO2 ये बना नाइट्रोमेथेन। अब हम R की जगह क्या रखेंगे, CH3 की जगह हम रखेंगे C2H5 प्लस H, यहाँ पे एज इट इज़ क्या HNO3, ये क्या है कंसनट्रेटेड है यानी सांद्र। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो फिर से H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बनेगा C2H5NO2, ये बना नाइट्रोएथेन। नोट देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट, केवल 6 कार्बन से अधिक कार्बन वाले एल्कीन जो होते हैं वो क्या होता है, नाइट्रेशन की नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, जबकि जो 6 कार्बन से कम वाले एल्केन्स का नाइट्रेशन बहुत अधिक कार्बन परमाणु बहुत अधिक ताप पर होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे एल्केन्स होते हैं उसमें अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 से अधिक है तो वो क्या होगी, हम हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी। लेकिन अगर हमारे एल्केन की कार्बन परमाणु की संख्या 6 से कम है तो क्या होगी, बहुत अधिक टेम्परेचर पर उसका नाइट्रेशन होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। थर्ड है इसमें सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन। तो एल्केन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से का साथ कराने पर क्या होता है, हमारे एल्केन सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, इसी क्या कहते हैं, सल्फोनीकरण कहते हैं। तो नोट देख लेते हैं इसमें H2SO4 किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड SO3H, जिससे आपको ये रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले लेंगे हम एल्केन की क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी OH SO3H से, तो क्या प्राप्त होंगे हमारे एल्केन सल्फोनिक अम्ल। तो केवल 5 कार्बन परमाणु से अधिक वाले क्या होते हैं, एल्कीन, इससे क्रिया करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें जो हमारे एल्केन की श्रृंखला होगी वो क्या होगी, जिसमें कार्बन परमाणु 5 से अधिक होंगे। तो हमने क्या लिया, हमने 6। तो ये देख लेते हैं R सिंगल बॉन्ड H एल्केन, इससे करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कंसनट्रेटेड। जब ये इससे क्रिया करा लेगा किस पे, अधिक ताप पर, ठीक है, अधिक ताप पर यानी 450 डिग्री सेल्सियस पर। जब इससे क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड SO3H, और यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा एज इट इज ऊपर वाले की तरह, नाइट्रीकरण की तरह, ठीक है। R की जगह क्या रखें हम, C6H3 हेक्सेन, ये किसका फॉर्मूला है, हेक्सेन C6H14, ठीक है। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, C6H13 SO3H, और यहाँ बना H2 बाहर निकल जाएगा, ये बना हमारा हेक्सेन सल्फ्यूरिक अम्ल। फोर्थ इसमें समावयवता, लास्ट है ये आपका इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। समावयवता यानी आइसोमेरिज्म, ये आपने 12th में ज़रूर पढ़ा होगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें उसकी अणुसूत्र तो समान लेकिन उसकी संरचना अलग अलग होती है। अगर 2 यौगिक देखते हैं आप, उन दोनों का अणुसूत्र समान है यानी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु सेम संख्या में है, लेकिन उनकी श्रृंखला में क्या होता है, उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, समावयवता कहलाते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें कितने कार्बन है, 4, और ये क्या है आइसोब्यूटेन, इसमें कितने कार्बन है, 4, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 2 3, ये 10, ठीक है। इसमें भी कितने हैं, 10। तो ये क्या बना, इन दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन इसकी संरचना अलग अलग है, यानी एन-ब्यूटेन है, ये क्या है आइसोब्यूटेन, ठीक है। जब AlCl3 की उपस्थिति में HCl की उपस्थिति में गरम करेंगे तो क्या बनेगा हमारे आइसोब्यूटेन, एन-ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन। तो ये क्या है, एक दोनों के समावयवी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लोएल्केन, ठीक है। इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे यूनिट 1 के, आप इसे बिना स्किप करके देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो साइक्लोएल्केन देख लेते हैं, साइक्लोएल्केन होता क्या है। तो साइक्लोएल्केन की परिभाषा, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें क्या कहा है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और असंतृप्त कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, उसे कहते हैं असंतृप्त। ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोजन परमाणु जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक बंध यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं साइक्लोएल्केन। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। इन यौगिकों को
एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। तो ये जो साइक्लो एल्केन है उसे क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि ये चक्रीय होते हैं। क्या होते हैं, चक्रीय, यानी चक्र बनाते हैं। इन्हें एलिफैटिक यौगिकों से समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं एक पॉइंट, इन यौगिकों की कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला में मैथिलीन ग्रुप होता है, इसलिए इन्हें पॉलीमैथिलीन यौगिक भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारे ये यौगिक है उसके कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला में क्या होगा, मैथिलीन ग्रुप भी पाया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलीमैथिलीन ग्रुप भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ये जो हमारी एक बंध श्रृंखला है, इसे क्या है, इस पे CH2 जुड़ रहा है, इसका नाम बनेगा साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है, एक साइकिल बना रहा है, तो इससे साइक्लो और कितने कार्बन परमाणु है, तो 3। तो इस क्या होगा, प्रोप, देखो कार्बन परमाणु 1 होगा तो क्या होगा, मैथ। कार्बन परमाणु 2 होंगे तो एथ। कार्बन परमाणु 3 होंगे, प्रोप। कार्बन परमाणु 4 होंगे तो ब्यूट। कार्बन परमाणु 5 होंगे तो पेंट। कार्बन परमाणु 6 होंगे तो हेक्स। कार्बन परमाणु 7 होंगे तो हेप्ट। कार्बन परमाणु 8 होंगे तो ऑक्ट। कार्बन परमाणु 9 होंगे तो नॉन। कार्बन परमाणु 10 होंगे तो डेक। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, ये आपको याद होने चाहिए। तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, तो 3 पे क्या होगा, प्रोप, तो प्रोप जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लेते हैं कितने कार्बन परमाणु है, 4, तो साइक्लो बनाया तो साइक्लो ब्यूट एन। यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु है, 5, तो साइक्लो पेंटेन। यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु है, 6, तो ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, ये टॉपिक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन। तो हमने साइक्लो एल्केन के बारे में जाना, अब देखेंगे इसके बनाने की विधियाँ, यानी साइक्लो एल्केन के बनाने की विधियाँ। तो फर्स्ट देख लेते हैं डाई हैलाइड से। तो डाई हैलाइड यानी फ्रंट विधि, इसे क्या कहते हैं, फ्रंट विधि भी कहते हैं। तो इसके द्वारा हम कैसे बना सकते हैं साइक्लो एल्केन, देखते हैं। डाई हैलाइड की सोडियम या जिंक धातु के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, साइक्लो एल्केन बनते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे डाई हैलाइड है, यानी डाई हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, यानी इस पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे डाई हैलाइड। तो इसकी क्रिया हम सोडियम से कराएंगे या फिर जिंक से, हमने यहाँ पे किससे कराएंगे, सोडियम से। तो के साथ कराने पर क्या बनता है हमारे साइक्लो एल्केन। तो देख लेते हैं, CH2 Br 2 जुड़ रहे हैं, प्लस 2Na से क्रिया कराएंगे, इसका नाम बना 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो कैसे बना, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में ऐसे करेंगे 1 2 3, तो सी किस पे जुड़ रहा है, Br 1 पे और 3 पे, तो 1,3 डाई, ये 2 हैं तो डाई ब्रोमो क्या बना, प्रोपेन, यानी मैथ है प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो सोडियम से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये जो Br है ये सोडियम के साथ बना लेगा, ये बनाएगा 2Na, Br बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, CH2 तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बना साइक्लोप्रोपेन। ये हमारे क्या है, साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला है। तो दूसरे वाले में क्या बनाएंगे, हम 6 कार्बन परमाणु लेंगे, Br जोड़ेंगे उस पर, 2Na से क्रिया कराएंगे तो फिर से ऐसे बन जाएगा, 2Na Br बाहर निकल जाएगा, और ये 6 कार्बन परमाणु की एक वो बन जाएगी एक चक्रीय संरचना, ये बनाएगी साइक्लोहेक्सेन। ये बना 1,6 डाइब्रोमोहेक्सेन। 1,6 का मतलब है 1 पे और 6 पे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन परमाणु है, तो 1 पे और 6 पे जुड़ रहा है ब्रोमीन। ठीक है, तो 1,6 डाइब्रोमोहेक्सेन, तो ये बना हमारा साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड है इसमें डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल की कैल्शियम अम्लों द्वारा क्या बनाते हैं हम, साइक्लो एल्केन। तो इसका नाम होगा विस्लेनिक विधि। ये वाली विधि क्या कहलाएगी, विस्लेनिक विधि। ये भी एक नेमिक रिएक्शन है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम यानी कैल्शियम लवणों को गर्म करने पर क्या बनता है, चक्रीय कीटोन बनते हैं, जिसका क्लेवेंसन अपचयन करने पर क्या बनता है, साइक्लो एल्केन बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है वो किसे, कैल्शियम लवणों के से क्रिया करके क्या बना लेंगे, गर्म करने पर चक्रीय कीटोन बनाते हैं। पहले हम चक्रीय कीटोन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हमने ये एग्जांपल लिया किसका, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड का। ये क्या है, एक एग्जांपल लिया हमने किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, किससे क्रिया कराएंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारे कैल्शियम एसिटेट बनेगा। ठीक है, कैसे बना, ये जो हमारे हाइड्रोजन है ये इससे क्रिया करा लेंगे तो क्या बनेगा, 2H2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे बनेगा CH2 COOCA, ये COOCA से जुड़ जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे बॉन्ड बना के CA से जुड़ जाएंगे, ये बना कैल्शियम एसिटेट। तो फिर क्या करना है हमें, देखो फिर हमें बनाने हैं चक्रीय कीटोन बनते हैं। तो हमें फिर कीटोन बनाने, पहले हमने क्या बनाया, इसके लवण बनाए, फिर हम बनाने कीटोन। तो ठीक है, कीटोन का फॉर्मूला होता है जिसमें CO
ग्रुप पाया जाएगा उसे कहेंगे कीटोन। तो CH2 एज इट इज, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से CaCO3, ये यहाँ से बाहर निकल गया CaCO3, यहाँ बचा सिर्फ CO, तो CO आके यहाँ से बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तो ये बना लेगा CO, ये बना साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, फिर क्रिया होगी, देखो फिर हमें क्या करना है, क्लेमेंसन अपचयन करने पर क्या बनता है, साइक्लोएल्केन। तो अपचयन होगा, अपचयन के मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रिया। तो 4H से क्रिया करेंगे ZnH यानी जिंक मर्क्यूरी की उपस्थिति में किससे, कंसंट्रेटेड HCl से क्रिया करेंगे। तो यहाँ बना लेगा CH2, यहाँ पे क्या बचा, ये जो O है वो 2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2 बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, तो ये C से क्रिया कर लेंगे, तो यहाँ बने CH2, ये बना हमारा साइक्लोपेंटेन। समझ में आया? अगर समझ में ना आया होगा तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पर्किंग विधि। पर्किंग विधि के द्वारा हम साइक्लोएल्केन कैसे बना सकते हैं, डाइब्रोमोपैराफिन की सोडियम मैलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया से साइक्लोएल्केन बनते हैं। तो इसमें क्या है, डाइब्रोमोपैराफिन का फॉर्मूला देख लेते हैं, होता क्या है। तो ये CH2Br, ये किसका फॉर्मूला है, 1,2 डाइब्रोमो एथेन का फॉर्मूला है। तभी हम कीजिए करेंगे किससे, डाई सोडियम मैलोनिक एस्टर से। तो पैराफिन का फॉर्मूला ये और मैलोनिक एस्टर का फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, तो NaNaC C2H5 C2H5, जब ये NaBr 2 NaBr तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये सारा, ठीक है, ये सारा जुड़ गया C2H5 C2H5। ठीक है, फिर से अब क्या होगा, इसमें होगा ये क्रिया करेगा H2O से। ठीक है, H2 क्या होगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे दो अणु लेंगे हम किसके, H2 के। तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, OH यहाँ पे, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, CH2 C COOH, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, C2H5OH यानी इसके 2 अणु C2H5OH के 2 अणु यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये वाला अणु बना, जब ये फिर से क्या होगा, CO2 यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, CO2 यानी 2 अणु CO2 के यहाँ से बाहर निकल गए। यहाँ बचा CH2 और CH2। ठीक है, CH2, ये बना साइक्लोप्रोपेन। ये पीछे से पढ़ते आ रहे हो, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला साइक्लोप्रोपेन, और इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी साइक्लोप्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। फोर्थ देख लेते हैं डिकमैन विधि। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। एडिपिक अम्ल की सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में अंतर अणु संघनन द्वारा बने कीटोन का अपचयन करने पर क्या बनता है, साइक्लोएल्केन बनते हैं। तो देख लेते हैं एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये भी CH2 C2H5, ये बना हमारा एडिपिक एस्टर का फॉर्मूला। जब हम क्रिया करेंगे किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड यानी C2H5ONa, ये हमारा सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला है। जब ये इससे क्रिया कर लेगा तो क्या हमारा आएगा, C2H5OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कैसे निकलेगा, C2H5O। ठीक है, ये वाला यहाँ तक, और ये वाला एक एक लेंगे इसमें से। ठीक है, यहाँ बना C2H5OH बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा C2H5, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु थे, तो यहाँ बचा एक CH, यहाँ बचा CO, और ये वाले जो है, ये वाला जो है पूरा ये नीचे की साइड आ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये CO इससे बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जुड़ रहा है। फिर क्या होगा, हम इसकी जल से क्रिया कराएंगे किसकी, साइक्लोकीटो एस्टर। ये वाला जो फॉर्मूला बना हमारा, इसका नाम होगा साइक्लोकीटो एस्टर। जब ये जल से क्रिया करेगा तो क्या कैसे करेगा, हाइड्रोजन COO से क्रिया कर लेगा, और ये C2H5 से OH क्रिया कर लेगा, तो C2H5OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचा COOH। तो ये बना CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CO, यहाँ पे COOH, ये बना साइक्लोकीटो एसिड। जब फिर से इसे गर्म करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचा सिर्फ H, तो ये H इधर आ जाएगा, ये बना लेगा CH2 और ये वाला CH2 और यहाँ पे CO, ये बना साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, फिर से इसका अपचयन होगा 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जिंक और मरकरी की उपस्थिति में कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये बना CH2 और यहाँ पे क्या होगा, ये जो O है ये 2 हाइड्रोजन से क्रिया करके H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु आके जुड़ जाएंगे, ये बना CH2, ये बना साइक्लोपेंटेन।
ठीक है। हमारे क्या बनाना था, साइक्लोएल्केन, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइक्लोपेंटेन का, ये भी हमारा साइक्लोएल्केन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट है हमारा असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बनों के अपचयन से। तो दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। तो असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन के अपचयन से करेंगे पहले हम। तो असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, असंतृप्त, मैंने बताया असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पे है बेंजीन, ये बेंजीन लिखा है। ठीक है, बेंजीन का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपचयन करने पर क्या होगा, साइक्लोएल्केन यानी साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे हम। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, पहले बेंजीन, फिर निकिल की उपस्थिति में क्या करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस पर अपचयन यानी हाइड्रोजन से क्रिया, तो क्या बनेगा हमारा साइक्लोएल्केन यानी साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे हम। तो बेंजीन से क्रिया करके H2O, तो क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6, 3 दूनी 6, तो ये सारे कार्बन पे एक एक करके जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बनाएगा CH2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, सारे में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये बना साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोएल्केन। तो हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरे हुए, आप देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो साइक्लोएल्केन के भौतिक गुण, देखो ये PDF मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाई है, बहुत ही मेहनत से, तो आप इसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है BSc बेस्ट ऑनलाइन क्लास के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की PDF मिल जाएगी, हिंदी में नोट्स, वो भी हैंड राइटिंग वाले। ठीक है, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के भौतिक गुण, फर्स्ट है इसमें कमरे के ताप पर साइक्लोप्रोपेन जो है तथा साइक्लोब्यूटेन गैस है तथा अन्य साइक्लोएल्केन द्रव है। तो इसमें क्या कहा है, जो कमरे के ताप पर जो हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है वो क्या है, गैस है, और जो हमारे अन्य जो साइक्लोएल्केन है वो क्या है, द्रव है। सेकेंड है अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। तो जो अगर हमारा अणुभार बढ़ेगा तो इसके गलनांक भी बढ़ेगा, उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा, और अगर ये अणुभार घटेगा तो गलनांक भी घटेगा और क्वथनांक भी बढ़ेगा, यानी ये तीनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। थर्ड है इसमें साइक्लोएल्केन जल में अविलेय किंतु एथिल अल्कोहल और ईथर में विलेय हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा साइक्लोएल्केन है वो जल में तो अविलेय हैं किंतु एथिल अल्कोहल और ईथर में विलेय हैं। ठीक है, तो हमारे साइक्लोएल्केन सिर्फ जल में विलेय है और सब में अविलेय, यानी हमारे एथिल अल्कोहल और ईथर में क्या है, विलेय है और जल में अविलेय। नेक्स्ट है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन यानी साइक्लोएल्केन के रासायनिक गुण। हमने देखे इसके बनाने की विधि है और भौतिक गुण, अब देखेंगे इसके रासायनिक गुण। साइक्लोएल्केन रासायनिक गुणों में एल्केन तथा एल्कीनों से समानता प्रदर्शित करते हैं। निम्न श्रेणी के साइक्लोएल्केन एल्केन के समान प्रतिस्थापित अभिक्रिया और एल्कीनों के समान योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे साइक्लोएल्केन है उसके रासायनिक जो गुण हैं वो किसकी तरह, एल्केन और एल्कीन की तरह होते हैं, इनके, ठीक है, उनके समान होते हैं। इसलिए जो हमारे निम्न श्रेणी के साइक्लोएल्केन यानी जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम है वो किसके, एल्केन के समान प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, और जो हमारे उच्च हैं वो किसके, एल्कीन के समान योगात्मक अभिक्रिया देंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इसमें एल्केनों के समान समानता। एल्केनों से समानता देखते हैं, ये एल्केनों से समान प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या कहा है, फर्स्ट देखते हैं इसमें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो जैसे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया एल्केन देता है ऐसे ही साइक्लोएल्केन देगा। तो साइक्लोएल्केन क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर क्या बनाता है, क्लोरोसाइक्लोएल्केन देता है। तो CH2 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 ये क्या हमारा साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला है। किससे क्रिया करेंगे हम, क्लोरीन से क्रिया कर रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा CH2 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 एज इट इज, यहाँ बनेगा CHCl, एक किससे क्रिया करेगा, यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, ये बना क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। सेकेंड है इसमें साइक्लोहेक्सेन का देख लेते हैं, ये भी एज इट इज है, यहाँ पे Cl जो है वो किससे, इससे क्रिया करके यहाँ पे CHCl बना लेगा और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, ये बना क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सेकेंड है इसमें ब्रोमीन के साथ क्रिया। तो साइक्लो जो एल्केन है हमारे ब्रोमीन के साथ क्रिया करने पर क्या बनाता है, ब्रोमोसाइक्लोएल्केन बनाता है। तो CH2 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 प्लस Br से क्रिया करेंगे, Br2 से, ये हमारा साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला। तो Br2 से क्रिया करके एच ऊपर की तरफ Br यहाँ आके जुड़ जाएगा और H से Br से जुड़ जाएगा, तो HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बना ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन।
अब देखते थे इसमें आगे CH2 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 ये बना हमारा साइक्लोहेक्सेन। फिर से हम Br से क्रिया करेंगे Br2 से, तो एज इट इज़ Br आगे जुड़ जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये HBr बाहर निकल गया, ये बना हमारा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। सेकंड है इसमें एल्कीनो से समानता। पहले देखिए हमने एल्केन से साइक्लोएल्केन की समानता, अब देखेंगे एल्कीनो से कैसे समानता रखते हैं। प्रथम 3 साइक्लोएल्केन जो हैं, जो कार्बन परमाणु 1 2 3 वाले हैं, वो क्या होते हैं, एल्कीनो के समान निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में भिन्न भिन्न ताप पर क्या देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे 3 साइक्लोएल्केन है वो क्या होता है, निकिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम भिन्न भिन्न ताप पर योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहला करेंगे हम H2 का योग करेंगे, साइक्लोएल्केन H2 के साथ निकिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करने पर एल्केन बनाते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन की हम हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे। इसमें क्या कहा था, अलग अलग ताप पर करेंगे। पहले हम 80 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, फिर 200 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अलग अलग साइक्लोएल्केन अलग अलग ताप पर क्रिया करने पर अलग अलग परमाणु देते हैं। ठीक है, CH2 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 साइक्लोप्रोपेन प्लस H2 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, इन दोनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया हो गई, ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, ये एक H इसके साथ और एक H इसके साथ, ये श्रृंखला खुल जाएगी तो बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना प्रोपेन। सेकेंड है इसमें CH2 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 CH2। जब ये फिर से हाइड्रोजन से क्रिया करेगा निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, ये भी श्रृंखला खुल जाएगी और एक हाइड्रोजन परमाणु एक कोने पर, दूसरे पे एक हाइड्रोजन परमाणु, ये बना एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब होता है एक श्रृंखला सीधी हो। और थर्ड देख लेते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर कैसे क्रिया करेगा, साइक्लोपेंटेन क्रिया करेगा हाइड्रोजन से, तो क्या बना लेगा, एक सीधी श्रृंखला, इसमें 2 ये वाली चैन खुल जाएगी और एक हाइड्रोजन एक साइड पर, एक हाइड्रोजन दूसरे साइड पर, ये बना एन पेंटेन। बी है इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं, हम ये कराते हैं किसकी, साइक्लोएल्केन यानी साइक्लोप्रोपेन लिया हमने यहाँ पे एग्जांपल। तो CH2 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 प्लस Cl2 से क्रिया कराएंगे अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में। तो ये इससे क्रिया करने पर क्या होगा, ऐसे ही ऊपर वाले की तरह, जैसे हाइड्रोजन दोनों साइड पर जुड़ गए, यहाँ पे क्लोरीन दोनों साइड पर जुड़ जाएगा। तो CH यहाँ पे आगे Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, तो एक कोने पर यहाँ जुड़ गया, एक कोने पर यहाँ जुड़ गया, ये बना 1 3 यानी 1 2 3, 1 पे और 3 पे क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन, तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन नाम बना इसका। तो नोट देख लेते हैं, उच्च साइक्लोएल्केन ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जो हमारे उच्च साइक्लोएल्केन यानी जिसमें ज़्यादा कार्बन परमाणु है, वो ये वाली अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसमें HBr व HI का योग। तो साइक्लोएल्केन जो होते हैं हमारे CH2 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 HBr से क्रिया करेंगे पहले। ठीक है, फिर HI से क्रिया करेंगे। तो HBr से क्रिया करने पर क्या होता है, एज इट इज़ पीछे वाले की तरह, एक H एक साइड, Br दूसरी साइड। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये बना 1 ब्रोमोप्रोपेन। यानी जिस तरफ हमारे कोई भी समूह जुड़ा होता है उस तरफ से हम गिनती करते हैं, तो 1 2 3, तो 1 पे क्या जुड़ रहा है, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम HI से क्रिया करेंगे कि इसकी साइक्लोप्रोपेन की, जब इससे क्रिया कर लेगा तो एक साइड H एक साइड I, तो ये बना 1 आइडोप्रोपेन। नोट देख लेते हैं कि साइक्लोब्यूटेन केवल HI के साथ क्रिया करता है, तो H2 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 प्लस HI। जब ये साइक्लोब्यूटेन है, जब ये इससे क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 I, ये बना 1 आइडोब्यूटेन। डी एंड लास्ट, दिस इज द लास्ट। ठीक है, ऑक्सीकरण, प्रबल ऑक्सीकारक सांद्र HNO3 या क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर डाइबेसिक अम्ल बनाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा प्रबल ऑक्सीकारक सांद्र, ठीक है, HNO3 या फिर KMnO4 के साथ क्रिया करने पर क्या बनाते हैं, हमारे डाइबेसिक अम्ल बनाते हैं। देखो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे एक भी डबल बॉन्ड ना हो और कितने कार्बन परमाणु 6 हो। ठीक है, और इस पर हाइड्रोजन कितने 12 जुड़ रहे हैं। तो जब ये किससे क्रिया करेगा, वो ऑक्सीजन से, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो क्या बना लेंगे, यहाँ पर बनेगा CH2 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 CH2, यहाँ पे 4 O जुड़ गए और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन निकले, 2, और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो यहाँ बनेगा H2O, ये बना हमारा एडिपिक अम्ल, किसकी, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट बायर स्ट्रेन थ्योरी यानी बायर विकृति सिद्धांत देख लेते हैं। ये इसका आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो उच्च साइक्लोएल्केन यौगिकों के
स्थायित्व तथा निम्न साइक्लोएल्केन यौगिकों का व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता को समझने के लिए बायर द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांत क्या होता है, बायर विकृति सिद्धांत कहलाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे साइक्लोएल्केन है, ठीक है, उसके स्थायित्व के बारे में, और जो निम्न साइक्लोएल्केन यौगिक है या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनकी क्रियाशीलता को समझाने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसे क्या कहते हैं, बायर विकृति सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कार्बन की 4 संयोजकताएं एक चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित होती हैं। तो हमारा कार्बन परमाणु होता है उसकी कितनी संयोजकताएं होती है, 4, ठीक है, ये चारों कोनों की ओर निर्देशित होती हैं। और इन दोनों संयोजकता के बीच क्या होता है, किन्हीं दो संयोजकता के बीच का कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होता है। तो देखते हैं, जो हमारा मैथेन एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैथेन क्या होता है, एक CH4 फॉर्मूला होता है, तो C पे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 4, तो C पे ऐसे 4, मतलब इसमें ये कहा है कि चारों जो हमारी संयोजकता है वो चारों कोनों की ओर निर्देशित होते हैं। तो 4 कोण हो गए, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होगा। सेकेंड पॉइंट है इसका, कार्बन की चारों संयोजकताएं स्थिर नहीं होती हैं, उनकी दिशा को परिवर्तित करके अणु में आंतरिक विकृति उत्पन्न भी की जा सकती है, जिसके कारण अणु अस्थायी हो जाता है। तो हमारे जो ये जैसे कार्बन परमाणु है, इसकी 4 संयोजकता है, इसका जो ये कोण है 109 डिग्री 28 मिनट, ये तो एक आदर्श कोण है, लेकिन इसकी ये कम बढ़ती भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी, इसलिए ये क्या, ये परिवर्तित हो सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये अस्थायी होता है। थर्ड है इसमें सामान्य बंद कोण, यानी 109 डिग्री 28 मिनट से विचलन जितना अधिक होता है अणु में विकृति उतनी ही अधिक होती है। तो 109 डिग्री 28 मिनट एक आदर्श कोण है, तो इससे अगर विकृति अधिक होगी तो क्या होगा, उसकी विकृति अधिक होगी, अगर इसके आसपास कोई मान हुआ तो ये हो गया विकृति कम होगी, और अणु उतना ही कम स्थायी होता है। ठीक है, देख लेते हैं विकृति कोण विचलन कोण, यानी विकृति कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। जितना विचलन कोण अधिक होगी, यानी जितनी ही दूरी पर जाएगा इससे कोण, तो वो क्या होगा, कम स्थायी होगा, यानी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अगर स्थायित्व कम होगा तो ये विचलन कोण बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे इसका विकृति कोण देख लेते हैं। ये लिखा है यहाँ पे विकृति कोण। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन के बनाने में सामान्य स्थिति से प्रत्येक संयोजी बंध के विचलन से बने कोण को विकृति कोण कहते हैं। तो साइक्लोएल्केन के बनने में जो सामान्य स्थिति होती है उससे अगर विचलन होगा तो उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण। फोर्थ पॉइंट है इसमें, किसी पॉलीमैथिलीन चक्र में सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे पॉलीमैथिलीन चक्र है उसमें जो कार्बन परमाणु है एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही श्रृंखला में होते हैं। तो बायर विकृति सिद्धांत के अनुप्रयोग देख लेते हैं, यूजेस ऑफ बायर स्ट्रेंथ थियरी। तो इस सिद्धांत के निम्नलिखित अनुप्रयोग होते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं संतृप्त यौगिकों के स्थायित्व की गणना करने में। तो पहले देखते हैं कि संतृप्त यौगिकों की स्थायित्व की गणना कैसे कर सकते हैं, बायर विकृति सिद्धांत के द्वारा। तो देखते हैं संतृप्त यौगिकों में एकल बंध होता है। तो जो हमारे संतृप्त यौगिक होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जिससे अणु में आंतरिक विकृति नहीं होती है और यौगिक स्थायी होता है। तो हमारे संतृप्त यौगिकों में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसकी आंतरिक विकृति नहीं होती और ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जैसे एथेन अणु में देख लेते हैं, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। ठीक है, तो C2 और H कितने यहाँ पे 6, इसमें कितने 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसमें नो स्ट्रेन है, यानी स्टेबल है। तो ये क्या हो, ये हमारे संतृप्त यौगिक है, तो ये क्या है, हमारे स्टेबल। सेकंड देख लेते हैं असंतृप्त यौगिकों के अस्थायित्व की गणना। तो हमारे असंतृप्त कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इन यौगिकों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिससे सहज संयोजी बंध का सामान्य स्थिति से विचलन हो जाता है और अणु में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिससे अणु अस्थायी हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं C2H4 अणु में। तो C2H4, तो ये जो हमारा बॉन्ड है बीच का, ये अस्थायी होता है, यानी इसमें स्ट्रेन आ जाता है, और ये अनस्टेबल होता है, यानी अस्थायी होता है। यानी स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, इसमें विकृति आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड अनुप्रयोग देख लेते हैं। इसका चक्रीय यौगिकों के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या विकृति के द्वारा समझाई जा सकती है। अणु में विकृति कोण का मान बढ़ने पर स्थायित्व घटता है, तो विकृति कोण बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा। ठीक है, अगर विकृति कोण बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, जितना स्थायी होगा विकृति कोण उतना ही कम होगा, और अगर जितना ही अस्थायी होगा तो विकृति कोण उतना ही बढ़ेगा।
तो चक्र देख लेते हैं, चक्रीय यौगिक कोण और उसकी विकृति कोण। तो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है, उसमें कोण कितना होता है 60 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच का जो हमारा ये जो कोण है बीच के, ये कितने होते हैं 60 डिग्री। तो इसके विकृति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण क्या होता है आदर्श। तो इसमें से हम ये वाला माइनस कर देते हैं जितना भी होता है, ठीक है। तो हमारा क्या प्राप्त होगा यहाँ पे +24 डिग्री 44 मिनट। तो ये इसमें से माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। करके देखना, अगर नहीं हुआ तो मैं समझाऊंगी, वैसे मैं अभी समझाऊंगी आपको, ठीक है, कैसे कैसे माइनस करना है, कैसे कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा साइक्लोब्यूटेन होता है, उसके बीच के ये जो कोण होते हैं बीच वाले, ये क्या होते हैं 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 की जगह हम यहाँ लिख लेंगे 90। तो ये बनेगा +9 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोपेंटेन में क्या होता है 108 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पे 108 लिख देंगे, यहाँ बनेगा +0 डिग्री 44 मिनट। यहाँ बनेगा साइक्लोहेक्सेन में होता है 120 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे, तो यहाँ बनेगा -5 डिग्री 16 मिनट। ये इसका विकृति कोण आ गया। ये मैं अभी कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगी। तो इसका स्थायित्व का बढ़ता क्रम देख लेते हैं पहले, फिर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, इसमें से सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है, ये है साइक्लोपेंटेन, सबसे ज़्यादा स्थायी। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कार्बन परमाणु सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो ये क्या होगा सबसे ज़्यादा स्थायी इनसे, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि बाह्य विकृति सिद्धांत के अनुसार विकृति कोण साइक्लोप्रोपेन में सबसे अधिक और साइक्लोपेंटेन में सबसे कम, यानी साइक्लोपेंटेन में सबसे कम होता है विकृति और सबसे ज़्यादा किसमें हुई साइक्लोपेंटेन में विकृति कम है, ठीक है। स्थायी इसमें सबसे ज़्यादा होगा और विकृति सबसे कम इसमें होगी, ठीक है। स्थायी ज़्यादा है तो विकृति कम, ठीक है। तो इस आधार पर साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्थायी और साइक्लोपेंटेन सबसे अधिक स्थायी, ठीक है। साइक्लोपेंटेन सबसे अधिक स्थायी होता है। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। देखो ये है स्ट्रेन एंगल कैलकुलेशन, यानी विकृति कोण की गणना कहते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने बताया साइक्लोप्रोपेन में कोण कितना होता है 60 डिग्री का, और विकृति कोण कैसे ज्ञात करते हैं हम, हाफ 109 डिग्री 28 मिनट -60, ठीक है। तो देखते हैं ये माइनस करके हमारा आना चाहिए +24 डिग्री 44 मिनट। तो हम देख लेते हैं पहले, आप इसे याद कीजिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है। ये आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो हमें पहले इसमें से ये माइनस करना है। तो 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें हमने 60 को माइनस करा, 60 डिग्री है ये डिग्री, ठीक है। 00 मिनट, जब ये इसमें से माइनस होगा तो 8 2 9 और यहाँ पे 4, ये इसमें से माइनस हो गया। अब इसे करना है हमें 2 से डिवाइड, तो 49 डिग्री 28 मिनट को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये क्या होगा, पहले 2 से ही काटेंगे हम, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे कितने बचे 1। तो जो हमारा क्या बचा 1 डिग्री बचा, तो 1 डिग्री जो इधर आके मिनट में, तो क्या बन जाएगा 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 60 आ जाएगा। तो 60 और 28 कितने हो गए 88, 60 और 28 को हम प्लस कर देंगे, 88 हो गया। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 मिनट, तो 24 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। ये हमारा आंसर। सेकेंड है इसमें साइक्लोब्यूटेन का कोण क्या होता है 90 डिग्री। विकृति कोण ज्ञात करने के लिए हाफ 109 डिग्री 28 मिनट -90, तो इससे क्या होगा 9 डिग्री 44 मिनट आना चाहिए हमारा। तो हम इसमें से पहले ये माइनस करेंगे, तो 109 डिग्री 28 मिनट में से हमने 90 डिग्री माइनस करा, तो क्या बनेगा 8 2 9 10 में से 9 गया 1, ठीक है। 19 डिग्री 28 मिनट, तो 19 डिग्री 28 मिनट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 डिग्री बचा, इधर आके क्या हो गया 60, तो 60 और 28 कितना हो गया 88, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 44, तो 9 डिग्री 44 मिनट। थर्ड है इसमें साइक्लोपेंटेन का फॉर्म कोण क्या होता है 108 डिग्री। तो विकृति कोण ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे 108 लिख लेंगे, क्या आना चाहिए हमारे 0 डिग्री 44 मिनट। तो जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट में से हम 108 डिग्री माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मिनट हम लिख लेंगे 0 जब ये 8 2 9 में 60 का 1 10 10 0, ठीक है। तो 1 डिग्री 28 मिनट आया। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 0 कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 1 से तो डिवाइड होने का, तो 0 डिग्री। जब भी 1 डिग्री इधर आ जाएगा तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 60 और 28 कितना हो गया 88, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 मिनट, तो 0 डिग्री 44 मिनट ये आना था हमारा, ठीक है। तो फोर्थ इसमें साइक्लोहेक्सेन, तो कोण क्या होता है 120 डिग्री, मैंने पीछे बताया। तो विकृति कोण हाफ 109 डिग्री 28 मिनट -120, तो इनमें से बड़ा कौन सा है ये वाला। तो ये क्या होगा इसमें से ही माइनस करेंगे, ठीक है। 120 में से क्या माइनस करेंगे हम 109 डिग्री 28 मिनट, या 20 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो 109 डिग्री 28, ये जो हमारा 120 है, तो
तो यहाँ पे क्या है 0 0, तो 0 0 से हम 28 तो माइनस नहीं कर सकते, तो इधर से लेंगे हम एक, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इधर आके 60 हो जाएगा ये, तो 60 हो गया। यहाँ पे कितने बचे 119, 120 में से एक गया 119, ठीक है, तो 60 हो गया। तो 60 में से हम इसे माइनस कर सकते हैं, इधर आ गया, यहाँ 2 बचा, 5 में से 2 है 3, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। 10 डिग्री 32 मिनट, तो 10 डिग्री 32 मिनट कैसा है, माइनस में आया, क्योंकि हमने माइनस वाले में से एक प्लस वाला माइनस कराया, ठीक है। तो 10 डिग्री 32 मिनट को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ईजी है, 2 5 जा 10, 2 16 जा 32, ठीक है। ये बना 5 डिग्री 16 मिनट, 5 डिग्री 16 मिनट। ये विकृति कोण माइनस में नहीं होता है, तो हम इसे प्लस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें बायर स्ट्रेन थ्योरी लिमिटेशन, यानी बायर विकृति सिद्धांत की सीमाएं या दोष देख लेते हैं। इसकी दोष क्या क्या है, जो हमारा बायर विकृति सिद्धांत है उसके दोष क्या क्या है, उसमें कमी क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें, यह सिद्धांत निम्न साइक्लो एल्केन यौगिकों जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन व साइक्लोपेंटेन पर लागू होता है, किंतु उस साइक्लो एल्केन पर सिद्धांत का लागू नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बायर विकृति सिद्धांत है वो सिर्फ छोटे साइक्लो एल्केनों पर होता है, यानी जिसमें कार्बन परमाणु कम हो गए हैं, जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, इन पे ही लागू होता है, बड़े वालों पे नहीं होता, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, इन पे नहीं होता है, ये इसका दोष है। सेकेंड है इसमें, इन सिद्धांतों के अनुसार साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन से अधिक स्थायी होता है, किंतु वास्तव में साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होता है। तो इसका एक और दोष है, जो हमारे इस सिद्धांत के जो अनुसार है, वो साइक्लोपेंटेन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन से अधिक स्थायी होता है, यानी पेंटेन हेक्सेन से अधिक स्थायी हो रहा है, लेकिन असलियत में जो है वो हेक्सेन ज़्यादा स्थायी है पेंटेन से, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु संख्या अधिक है, तो ये इससे ज़्यादा अधिक है, ज़्यादा स्थायी है, तो इसके अनुसार ये भी एक दोष है। फिफ्थ है इसमें, बाह्य विकृति सिद्धांत में सुधार किसने किया, विकृति चक्रों का सिद्धांत कहते हैं इसे, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका सुधार देख लेते हैं। बायर के विकृति सिद्धांत के दोषों का निवारण किसने किया, सोक्से व मोहर ने किया था। तो पहले सोक्से का देख लेते हैं, फिर किसका देखेंगे, मोहर का। तो पहले सोक्से के अनुसार 5 कार्बन परमाणु से अधिक कार्बन परमाणु वाले चक्रों में कार्बन परमाणु एक ही तल में नहीं होते हैं। तो इसने क्या कहा, जो हमारे 5 कार्बन परमाणु है उससे अधिक वाले जो चक्र, जो इससे अधिक वाले जो कार्बन परमाणु में क्या होते हैं, सारे कार्बन परमाणु एक चक्र में एक ही तल में नहीं होते हैं। तो बायर ने क्या कहा था, एक ही तल में होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक तल में नहीं होते हैं। तो इन्हें क्या करा, सुधार किया इसके बायर विकृति सिद्धांत में। अपितु विभिन्न तलों में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा अलग अलग तलों में पाए जाते हैं, जिससे अणु में विकृति उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। इसलिए सोक्से के अनुसार साइक्लोहेक्सेन 2 रूपों, कुर्सी रूप व नाव रूप में पाया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, जो हमारे कितने 5 कार्बन परमाणु से अधिक जो कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन है उसमें क्या होता है, अलग अलग यानी विभिन्न तलों में होते हैं। तो बायर ने कहा था सारे एक ही तल में होते हैं, लेकिन सोक्से ने कहा ये अलग अलग तल में होते हैं। कैसे होते हैं, कुर्सी रूप में और नाव रूप में। तो कुर्सी रूप नाव रूप देखते हैं। अतः यही कारण है कि साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होता है, ठीक है। इन्होंने कहा साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी होता है किससे, साइक्लोपेंटेन से। तो इन्होंने सुधार किया, ठीक है, उसके कथन में। तो देखते हैं नाव रूप, इसका नाव रूप और कुर्सी रूप किसका, साइक्लोहेक्सेन का। तो ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप और नाव रूप। ये है इसका नाव रूप, ये है इसका कुर्सी रूप। पहले देखते हैं इसका कुर्सी रूप, यानी चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का जो कुर्सी रूप है वो क्या नॉन प्लेनर होता है, जिसमें सभी कार्बन बंधों के युग्म पूर्ण रूप से संतुलित होते हैं। इस रूप में 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इनमें से 6 हाइड्रोजन परमाणु एक्सियल स्थिति पर और 6 हाइड्रोजन परमाणु इक्वेटोरियल स्थिति पर होते हैं। तो देखिए इस पर क्या कहा है, जो हमारे कार्बन परमाणु है उसमें क्या होता है, 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो 6 तो क्या होते हैं, एक्सियल, ठीक है। देखिए जो हमारा चेयर रूप है यानी कुर्सी रूप है, ये हमारे कुर्सी के आकार का है। देखो जैसे ऐसी होती है आड़ी लेटने वाली कुर्सी, ठीक है, ऐसी होती है। तो ये क्या है, कुर्सी रूप। तो इसमें क्या होता है, 6 हाइड्रोजन परमाणु तो क्या होते हैं, एक्सियल, और जो नीचे के 6 हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल स्थिति पर होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ये हमारा कुर्सी रूप हो गया। बी है हमारा साइक्लोहेक्सेन का नाव रूप। अगर आपको इसकी डिटेल में एक एक पॉइंट जानना है तो मैंने वीडियो डाले हुए BSc 5th सेमेस्टर के अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो है, आपको बिल्कुल डिटेल्स मिल जाएगी, एक एक पॉइंट उसमें समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना,
ठीक है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री और पेपर फर्स्ट के नाम से है, ठीक है। आप चैप्टर का नाम डालोगे तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अच्छी तरह से। तो साइक्लोहेक्सेन का नाम रूप देख लेते हैं। तो बोथ फॉर्म ऑफ है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के नाम रूप में सभी कार्बन कार्बन बंधों के युग्म ग्रसित होते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के बीच फैगपोल आकर्षण होता है, जिससे इसकी ऊर्जा घट जाती है और स्थायित्व घट जाता है। अतः यह कारण है कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप नाम रूप से अधिक स्थायी होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है उसमें कार्बन कार्बन बंध पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फैगपोल आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। तो इस आकर्षण बल के कारण क्या होता है, इसकी ऊर्जा कम हो जाती है और ये क्या होता है, इसकी ये अस्थायी हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, जो हमारा ये नाव रूप है वो कुर्सी रूप से कम स्थायी होता है, ठीक है। यानी कुर्सी रूप हमारा अधिक स्थायी होता है। तो हमारी ये नाव रूप कैसा है, ये एक नाव के आकार का है, इसलिए से इसका नाम रखा गया है नाव रूप, ठीक है। यानी बोट फॉर्म, यह एक नाव के आकार का लग रहा है। तो ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और नीचे भी हाइड्रोजन। तो ये सेकंड इसका मोहर के अनुसार, पहले हमने क्या देखा सोक्सर के अनुसार, अब देखिए मोहर के अनुसार। मोहर के अनुसार ये है कुर्सी रूप में नाव रूप कमरे के ताप पर एक दूसरे से परिवर्तित होते रहते हैं। इन रूपों को पृथक करना संभव नहीं है। तो इसमें क्या कहा है, जो मोहर है उसने कहा है कि ये जो हमारे कुर्सी रूप है और नाव रूप है ये एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से इन्हें अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये इसलिए क्या होता है, ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड लास्ट टॉपिक आपका क्या है, बनाना बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन। देखते हैं लास्ट टॉपिक इसका बनाना बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में बनाना बंध केला आबंध कहते हैं इसे। तो इसमें देखते हैं ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है CH2 और यहाँ पे भी CH2, ठीक है। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। इसमें होता है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये जो इसमें पहले इसकी ये पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा, इसमें क्या लिखा है थ्योरी में, फिर इसके डायग्राम को मैं समझाती हूँ। तो इसमें देखते हैं साइक्लोप्रोपेन में झुके हुए आबंध पाए जाते हैं जिसकी आकृति ज्यामितीय कुछ हद तक केले की याद दिलाती है, ठीक है। जो हमारे साइक्लोप्रोपेन है इसकी क्या होती है, एक आबंध जो होते हैं ये वाले, ठीक है। ये क्या होता है, एक केले झुके हुए होते हैं यानी ऊपर की ओर झुक जाते हैं। ये देखिए ये वाले बंध जो है ऐसे झुक गए, तो ये क्या है, एक केले के आकार का बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये केला, ये भी केला, ये केला, ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, ये एक केले की याद दिलाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, केला आबंध। तो कार्बनिक रसायन में बैंट आबंध या केला आबंध एक प्रकार का सहसंयोजी आबंध है। इसे थोड़े और विस्तार से देखने पर हम देख सकते हैं कि इसे साइक्लोप्रोपेन के कार्बन कार्बन बंध मुड़े हुए हैं और शुद्ध कार्बन कार्बन बंध नहीं है। तो इसमें क्या है, जो हमारे थोड़े से मुड़े हुए हैं, ये वाले मुड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये शुद्ध नहीं है। और ये क्या है, एक क्या होते हैं, थोड़े थोड़े विस्तार से हम देखें तो एक साइक्लोप्रोपेन मुड़े हुए होते हैं, यानी मुड़े हुए होते हैं और ये शुद्ध कार्बन बंध नहीं है। इसमें यही कहा है, ये बस क्योंकि कार्बन कार्बन बंध बाहर की ओर निकल जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, शुद्ध नहीं है, इसलिए ये एक केले के आकार के बन जाते हैं। इस प्रकार के आबंध को साइक्लोप्रोपेन यानी C3H6 और साइक्लोब्यूटेन C4H8 जैसे छोटे रिंग यौगिकों और 3 और 4 सदस्य हेट्रोसाइक्लिक रिंगों में देखते हैं। तो ये जो आबंध है, केला आबंध यानी हमारा बनाना बॉन्ड जो है वो सिर्फ 3 और 4 सदस्यों वाले हेट्रोसाइक्लिक रिंगों में ही देखने को मिलता है, यानी जैसे C4H8 C3H6, ठीक है, बस इनमें ही देखने को मिलेगा, छोटे यौगिकों में। लास्ट स्टेज में साइक्लोप्रोपेन में बंधों के बीच का कोण 60 डिग्री न रहकर बनाना बंध केला आबंध के कारण क्या होता है, 109 डिग्री 5 डिग्री हो जाता है, 109.5 डिग्री हो जाता है। तो आप इसे 109 डिग्री 5 मिनट भी लिख सकते हैं, 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस लास्ट वाले में ये कहा गया कि 60 से बढ़कर क्या हो जाता है, 109 डिग्री 5 मिनट। तो ये 60 से बढ़कर क्या हो जाता है, 109 डिग्री 5 मिनट, जिसमें केला बंध आबंध पाया जाता है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, मैंने लिंक दी हुई है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिस पे आपको सारे चैप्टर की PDF मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं चैप्टर 2 लाने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।